नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल भावना जी के ज्ञान पर। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है, इसलिए आपको क्लास के एंड तक बने रहना है ताकि जितने भी 50 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं एकदम हाई लेवल के आप तक पहुँच सके। तो चलिए, आपको सिर्फ एक काम करना है, ये क्लास के एंड तक बने रहना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में वह कौन सा शासक था जिसने अपने शासनकाल में धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को आंसर पता होगा। नहीं मालूम है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। ठीक है, ऑप्शन बी इज अशोक। अशोक ने ही धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की जो है नियुक्ति की थी। ठीक है, और टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले 50 आउट ऑफ आपको पहले से कितने आते थे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 50 आउट ऑफ कितने सॉल्व किए हैं खुद से। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में अग्रहार शब्द का संबंध मुख्यतः किससे था? अग्रहार शब्द का संबंध मुख्यतः किससे था? तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन बी, ब्राह्मणों को दिया गया भूमि अनुदान। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जो बच्चे नए आते हैं चैनल पर, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि डेली ऐसी जब हम इम्पॉर्टेंट क्लासेस करते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और तुरंत आप उस क्लास से जुड़ सकें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीएससी लेवल का एकदम से क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, किससे पता लगता है? जूनागढ़ के अभिलेख से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में मलिंदापनो मुख्यतः किसके बीच संवाद का वर्णन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम से यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। और अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के जो है एग्ज़ाम्स दे चुके हैं या अभी जो 25 को होने वाला है उसको देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस क्लास को आप अच्छे से देख लें। और आपको लग भी रहा होगा, जिन्होंने पहले शिफ्ट्स दे चुके होंगे, जो बच्चे 3 से और 21 वाले जो शिफ्ट हैं आरआरबी ग्रुप डी के, उनको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल कितना ही अच्छा है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, मिलिंद और नागसेन का। किसका है? मिलिंद और नागसेन का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हिस्ट्री जो है चेंज नहीं होती, हिस्ट्री सेम रहती है, सिर्फ जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा हाई और मॉडरेट हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे कौन से शासक थे जिनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन में उपरिक किससे संबंधित था? जो गुप्तकालीन प्रशासन था उसमें उपरिक जो था वो किससे संबंधित था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रांत के अधिकारी से। किससे संबंधित था? प्रांत के अधिकारी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक राजकीय संरक्षण देने वाले गुप्त शासकों को किसका नाम प्रमुखता से जुड़ा है? तो किसका नाम है जो नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक राजकीय संरक्षण देने वाले गुप्त शासकों में किसका नाम प्रमुखता से जुड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उतना ही इंपॉर्टेंट इसका आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम। प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। तो इनका क्या नाम है? कुमारगुप्त प्रथम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्राचीन भारत में यवन शब्द का प्रयोग समानतः किसके लिए किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप करेक्ट आंसर है कि यवन शब्द का जो समानतः प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? यूनानी के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, आप सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप इस क्लास को 1 से 2 बार अच्छे से देख लें, आपको सभी क्वेश्चन जो है एकदम से लर्न हो जाएंगे या रिवाइज अच्छे से हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राजवंश के शासकों ने गंगैकोंड चोलपुरम, थोड़ा नेम डिफ़िकल्ट है, गंगैकोंड चोलपुरम को महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में विकसित किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चोल ने। ठीक है, ऑप्शन बी, चोल ने जो है महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में विकसित किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चोल प्रशासन की विशेषता मानी जाने वाली सभा मुख्यतः किस प्रकार की संस्था थी? जो सभा था वो किस प्रकार की संस्था थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मणों के ग्राम की सभा। ठीक है, ब्राह्मणों के ग्राम की सभा। ये कहाँ कब की थी? चोल प्रशासन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक बिरूनी भारत किस शासक के समय आए थे? तो जो किताब उल हिंद है इसके लेखक हैं अल बिरूनी। ठीक है, बारूनी भी बोल सकते हैं। अल बिरूनी भारत किस शासक के समय में आए थे या किस शासक के काल में आए थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इक्ता क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका यूपी पीसीएस हो या पीसीएस हो, कोई भी जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, एमपी पीसीएस होते हैं, हरियाणा पीसीएस होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अधिकारियों को राजस्व क्षेत्र सौंपना। इक्ता व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिकारियों को राजस्व क्षेत्र सौंपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत में दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी? तो वे कौन से मतलब कि सुल्तान थे? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था दीवान ए कोही विभाग की स्थापना? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था सहाना ए मंडी का संबंध किससे था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाजार निरीक्षण से। ठीक है, ऑप्शन ए, बाजार निरीक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछ रहे हैं, आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है कि जजिया कर के बारे में पूछा जा रहा है, सही कथन कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन बी, यह गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाने वाला कर था। और आपका ये क्वेश्चन है कि जजिया कर किसने वापस से लगाया था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तुंगभद्रा। कहाँ पर स्थित है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी? किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा। अब आपके लिए क्वेश्चन और है, तुंगभद्रा को जो है और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर प्रशासन में अमर नायक व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो अमर नायक जो व्यवस्था थी मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सैन्य एवं भूमि प्रशासन से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि जो वो भी इस क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकें। और जो बच्चे नहीं जुड़ते प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली उन तक ऐसी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज़ाक किस भारतीय साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन करने के लिए प्रसिद्ध है? नाम क्या है उनका? अब्दुल रज़ाक। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मनसब मुख्यतः किसका सूचक था? ठीक है, ये सभी कीवर्ड्स होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अधिकारी की पद स्थिति और सैन्य दायित्व की। ठीक है, क्या था मनसब की जो है मुख्यतः किसका सूचक था? अधिकारी की पद स्थिति और सैन्य दायित्व का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अकबर के शासन में दहसाला व्यवस्था को व्यवस्थित रूप में देने में किसका प्रमुख योगदान था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब अकबर का शासनकाल था तो दहसाला व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देने में किसका प्रमुख योगदान था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टोडरमल जी का। ठीक है, जो कि बहुत ही माने जाने इतिहास के व्यक्ति हैं टोडरमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला में हमजानामा किस शासक काल से संबंधित है? तो हमजानामा किस शासनकाल से संबंधित है?
तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में न्याय की जंजीर किस उद्देश्य से जुड़ी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे जो बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, और जो एकदम डीपली होके पढ़ते होंगे उनको ये क्वेश्चंस अच्छे से वो बच्चे सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है कि न्याय की जंजीर का मुख्य उद्देश्य क्या है या किस उद्देश्य से जुड़ी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जनता को सीधे न्याय की गुहार का अवसर देने के लिए। ठीक है, और ये न्याय की जंजीर किसके शासनकाल में थी? जहांगीर में। क्योंकि पूछी जा सकती है कि जो न्याय की जंजीर थी ये किसके शासनकाल में लागू की गई थी या लागू हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। शाहजहाँ के शासनकाल में निर्मित मोती मस्जिद का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आगरा किला से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और मस्जिद का क्या नाम है? मोती मस्जिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा ए आलमगीरी, पहले नेम अच्छे से पढ़ लेना है। फातिमा ए आलमगीरी किस मुगल शासन के शासनकाल में तैयार किया गया था? तो ये मुगल शासक कौन से थे जिनके शासनकाल में तैयार हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब के शासनकाल में ही फातिमा ए आलमगीरी जो है तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान का संबंध किससे है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 8 प्रमुख मंत्रियों के परिषद से। अष्ट का मतलब क्या होता है? 8। ठीक है, 8 प्रमुख मंत्रियों की परिषद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में अमात्य का संबंध मुख्यतः किस विभाग से था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमात्य किस विभाग से संबंधित था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वित्त से। ठीक है, वित्त से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला फैक्ट्री नगर किसे माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सूरत को, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है फैक्ट्रियाँ यहीं पर स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किस अंग्रेज शासक के समय में मिला था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, प्रथम, ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रथम द्वितीय तृतीय लगा होता है जो इस चीज़ को ध्यान रखना होता है। तो किसके शासनकाल में मिला था? एलिजाबेथ प्रथम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन, ड्वेल गवर्नमेंट बंगाल में किसने शुरू की थी? तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किसने किया? तो चलाई तो रॉबर्ट क्लाइव ने थी, पर समाप्त किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग ने। समाप्त किया और चलाई गई दोनों ही याद रखना है। बंगाल में द्वैध शासन जो है, ड्वेल गवर्नमेंट चलाई थी रॉबर्ट क्लाइव ने, और समाप्त की थी वॉरेन हेस्टिंग ने। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद भूमि राजस्व वसूली की जिम्मेदारी मुख्यतः किस वर्ग को मिली? अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जमींदारों को मिली थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अंग्रेजों की रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व समझौता मुख्यतः किसके साथ किया गया था? तो जब अंग्रेजों की रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लागू की गई थी उसमें राजस्व समझौता जो हुआ था मुख्यतः किसके साथ किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है ऑप्शन बी, किसान रैयत के साथ। ठीक है, किसानों के साथ किया गया था। और बहुत ही ज़्यादा जो है इतिहास में जो है सबसे ज़्यादा जो दुख उठाना पड़ा किसी को भी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा है किसानों का। क्योंकि जब इतिहास पढ़ेंगे तो किसान कहीं ना कहीं इधर से भी किसान को ही मार पड़ी, हर तरफ से किसान को ही इसमें पीसा गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई मुख्यतः क्या थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गांव या महल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था के विकास में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंग्रेज़ों ने कुछ लूटा भी हमारे देश से तो हमारे देश को कुछ दिया भी, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ही जो है
भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था के विकास को जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो किस वर्ष चली थी? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1853 में, और अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही चली है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई वो जो रेलगाड़ियाँ हैं, या रेलगाड़ियाँ नहीं कह सकते आप, जो उनके लिए पुल्स बनाए गए हैं, ओवरब्रिज बनाए गए, तो अभी तक वे वैसी की वैसी हैं। पर आज की जो प्रेजेंट की सरकार है बना रही हैं, और जो विकास कर रही है सरकार, वो बिल्कुल ही जो है ऐसे सरकार ऐसे विकास करती है और तुरंत ऐसे गिर जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अभी के उस टाइम अंग्रेज़ों ने हमारे देश को लूटा तो, पर ऐसी बहुत सी अच्छी चीज़ें भी दी जो आज भी हमारे देश में हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कहाँ से कहाँ चल रही थी? बम्बई से ठाणे चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको अच्छे से याद करना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष लागू किया गया था? 1878 में जो है लागू किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। और ये जो है किसके निर्णय पर जो है समाप्त किया गया था, या किसने समाप्त करवाया था? आपको अभी आगे क्वेश्चन आई होप मिल जाएगा। चलिए ये आ गया आपके लिए क्वेश्चन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का निर्णय किस वायसराय के समय में हुआ था, या किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, या किस वायसराय ने कराया था? ये तीनों ही चीज़ें एक हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में लगभग कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कितने प्रतिनिधि थे? 72 थे, 72। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अध्यक्षता पूछ रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है WC बनर्जी। फुल नेम है इनका वोमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी तक आपने 40 आउट ऑफ कितने सही किए? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो है स्कोर मेंशन करें। नेक्स्ट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? ड्रेन ऑफ वेल्थ के जो है सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले को कौन नहीं जानता? बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभिनव भारत। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, जिसे VD सावरकर भी कहा जाता है। पूरा नाम इनका लिखा हुआ है यहाँ पर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, और वैसा क्या है इनका नाम? VD सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र किस देश में प्रमुख रूप से विकसित हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जो है इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट है, 1916 के जो लखनऊ समझौता का संबंध मुख्यतः किन दो राजनीतिक संगठनों के बीच समझौता से है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता। कब हुआ था? 1916। आपके तीनों ही एंगल यहाँ से सॉल्व हो रहे हैं कि पूछा जाए लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। किन के बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन का मुख्य संबंध किस फसल की खेती से जुड़ी समस्या से था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नील की खेती से। नील की खेती करने से क्या होता था, जो है भूमि खराब हो जाती थी, पर जो है अंग्रेज़ लोग थे अपने ही फ़ायदे के लिए इस खेती को ज़्यादा कराते थे।
जिससे किसानों का बहुत ही नुकसान होता था। चलिए नेक्स्ट है, खेड़ा सत्याग्रह का प्रमुख मुद्दा क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भूमि राजस्व में राहत। चलिए नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किसने की? ठीक है, किस वर्ष हुई थी, सॉरी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1920 में हुई थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख कारण क्या था? तो जब साइमन गो बैक के नारे लगे, इसका विरोध का जो था प्रमुख कारण पूछ रहे हैं, तो प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण इसका ये था कि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका, 1916 में गठित कैबिनेट मिशन का भारत आने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के संवैधानिक भविष्य और सत्ता हस्तांतरण की योजना पर बातचीत करना। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आपका अच्छा सा रिवीजन भी हो गया होगा। डेली ऐसी क्लासेस के लिए अगर आपको ऐसी क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि डेली ऐसे क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, अपनी पढ़ाई में